हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी की बुक 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि कल्चरल चेंजेस। ठीक है, किस तरह से हमारे समाज में हमारी जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, उसमें परिवर्तन आ रहे थे। उन चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं कि हर सब्जेक्ट के, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, हमने उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ा था, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, नगरीकरण के बारे में पढ़ा था। तो इसने भारतीय समाज में कुछ संरचनात्मक बदलाव को लेकर आए थे, कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों को लेकर आए थे। उपनिवेशवाद के बारे में हमने पढ़ा था। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय की जो शासन व्यवस्था थी उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय समाज पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला था। औद्योगिकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो उत्पादन था वो मानव पर निर्भर ना रहकर जो अलग अलग यांत्रिक संसाधन थे उन पर निर्भर होने लगा था। नगरीकरण में हमने जाना था किस तरह से भारतीय समाज में एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था। ठीक है, जिसने नगरीकरण को काफी ज्यादा उसकी गति को तीव्र किया था। लोग किस तरह से शहरी पद्धति को अपना रहे थे और जो गांव की जो जीवन शैली थी उसको छोड़ रहे थे। तो इन चीजों ने भारतीय समाज में कुछ परिवर्तन किए थे। ठीक है, तो जो भारतीय जनता थी, भारतीय जनमानस थे, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कुछ लोग थे गांव से शिफ्ट होकर शहरों में आ गए थे। उन लोगों ने कारखानों में काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि खेतों से अब वो लोग हटकर शहरों की तरफ आने लगे थे। कारखानों, ऑफिस वगैरह में इन्होंने जाना शुरू कर दिया, वो शहरों में रहने लगे थे। इन लोगों ने अपने काम करने में कुछ, इनके जो तरीके होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए। ठीक है, अपनी संरचनाओं में परिवर्तन किए, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर था काम करने का उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए थे। अब लोगों की जो संस्कृति थी, अलग अलग तरह की संस्कृतियां वो अपना रहे थे। जो रहन सहन था, जीवन शैली थी, वो चेंज हो रही थी। लोगों की जो वैल्यू सिस्टम थी, मूल्य थे, वो चेंज हो रहे थे। पहनावा, फैशन लोग अपनाने लगे थे। और जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनमें भी कुछ हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर हम इसको एक संगठित रूप में देखते हैं तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसको हम बोल सकते हैं ये कुछ संरचनात्मक परिवर्तन थे जो भारतीय समाज में आ रहे थे। अब संरचनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? तो समाज की संस्थाओं के नियमों में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं तो इसी को संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे हमने बात करी थी जाति के बारे में, तो जाति में भी कुछ परिवर्तन आने लगे थे। अब जाति का महत्व जो था वो धीरे धीरे बदलने लगा था। ठीक है, और समाज में जो भेदभाव था वो भी कम होने लगा था। ठीक है, तो समाज में एक जाति थी, उसके नियमों में जो परिवर्तन आने लगे थे ना, उसी को बोला जाता है संरचनात्मक परिवर्तन। अब इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें दो इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में, किस तरह से भारतीय समाज में आंदोलनों की स्टार्टिंग हुई थी, धार्मिक सुधार हुए थे, कौन कौन से लीडर्स आए थे जिन्होंने इन आंदोलनों को शुरू किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण के बारे में, फिर आधुनिकीकरण, लोकीकरण या फिर पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण। इन सब का प्रसार किस तरीके से हो रहा था, इन चीजों को जानेंगे। ये सब क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज, ये शब्दावली क्या क्या है, इन चीजों को जानेंगे, इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय समाज में सुधार किस तरह से आ रहा था। हमें पता है हमारा जो भारतीय समाज था, यानी कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसमें पहले कुछ सामाजिक कुरीतियां थी। कुरीतियों का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी गलत प्रथाएं थी जो उस टाइम के अकॉर्डिंग, आज के टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो होती है कुरीतियां। समाज जो होता है अंधविश्वासों की ओर चला जाता है। ऐसे में कुछ नेता उभर कर आते हैं सामने, कुछ ऐसे लीडर उभर कर आते हैं सामने जो इन समस्याओं को, उन कुरीतियों को खत्म करने की पहल करते हैं। अगर हम बात करते हैं कुरीतियों के बारे में, तो सबसे पहले सती प्रथा आती है। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक विवाहित स्त्री को अगर उसका पति मर जाता था तो उसकी चिता के साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। हिंदू धर्म में ये एक स्वैच्छिक प्रथा थी। ठीक है, अपनी इच्छा से अगर कोई स्त्री पति के साथ जलना चाहती है तो वो जल सकती थी, लेकिन समय के साथ में समाज ने इसको अनिवार्य बना दिया और हर स्त्री को उसके पति के साथ, उसके मृत पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। बाल विवाह एक कुप्रथा थी जिसमें छोटी छोटी आयु में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। जो विधवा पुनर्विवाह निषेध था हमारे समाज में, यानी कि जो विधवा हुआ करती थी उनका दोबारा से विवाह नहीं किया जाता था। और जाति भेदभाव के बारे में हमें पता है किस तरीके से जातिगत भेदभाव भारतीय समाज में पहले था।
उपनिवेशवाद से पहले ही इन ये जो जितने भी सामाजिक भेदभाव थे इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे, संघर्ष शुरू हो गए थे। अब ये संघर्ष किसने किए थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म ने ये जितने भी सामाजिक भेदभाव थे इनके विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार समाज में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता है और सभी लोगों को बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद जो भक्ति और सूफी आंदोलन थे उन्होंने भी इसमें स्टार्टिंग की थी और समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, भेदभाव थे, उनको भी खत्म करने की कोशिश की थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी ऐसे धर्म थे जो भारतीय समाज में जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए काम करते थे, उसके लिए इन्होंने कार्य किया था। अब अंग्रेज आ चुके थे भारत में, उपनिवेशवाद आ चुका था, तो इसमें सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हुए और उसको देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी से आधुनिकता के रूप में ये आंदोलन शुरू हो गए। आधुनिकता का मतलब क्या होता है उसको हम आगे जानेंगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि हमारे समाज में जो परिवर्तन करने की क्षमता होती है वो आधुनिकीकरण कहलाती है, आधुनिकता कहलाती है। नए नए विचारों को समाज जानता है तो ये आधुनिकता होती है। ठीक है, तो आधुनिकता के रूप में ये आंदोलन शुरू हुए कि हमारा जो समाज है हमें उसको भी आधुनिक बनाना है और हमें भी विश्व के साथ चलना है। अब ये आंदोलन शुरू किसने किए थे? तो समाज में कुछ ऐसे लोगों का उदय हो रहा था, मैंने आपको बताया था, जो पश्चिमी शिक्षा से काफी ज्यादा प्रभावित थे। यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, अंग्रेजों की शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी, उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीजों को पढ़कर भारत में भी, भारतीय समाज में भी कुछ लोगों का उदय हो रहा था। कुछ ऐसे नेता सामने उभर कर आ रहे थे जिन्होंने इन आंदोलनों को स्टार्ट किया था। ठीक है, इनके पास कुछ मिश्रित विचार थे। मिश्रित विचार का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो मिश्रित विचार क्या होते हैं, ये कैसे उत्पन्न हुए थे? तो मिश्रित विचार कुछ ऐसे आधुनिक विचार थे जो आधुनिकता के रूप को भी साथ में लेकर चलते थे और जो प्राचीन भारतीय विचार थे उनको भी समाहित करते थे। यानी कि हम अगर प्राचीन भारत की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन भारतीय व्यवस्था जो सर्वोत्तम मानी जाती है, इसमें वर्ण व्यवस्था आता है, ठीक है, आश्रम व्यवस्था आती है। इन विचारों को भी आगे लेकर आने का काम किया और आधुनिक जो विचार थे जैसे समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, ये जितने कुछ मॉडर्न थॉट थे उनको भी आपस में रखा था। इसी को बोलते हैं मिश्रित विचार। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को पढ़कर, इन्हीं इसी विजन के साथ में कुछ नेता समाज में उभर कर आ रहे थे जिन्होंने इन आंदोलनों की शुरुआत की थी। अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय की, इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है कि पुनर्जागरण में देखो आप दो शब्द आपको दिखेंगे, पुनर और जागरण। जागरण का मतलब होता है जगाना और पुनर का मतलब होता है पुनः। यानी कि जो समाज हमारा सो चुका है, समाज जो हमारा अंधविश्वासों में लीन है, अंधविश्वासों में लिप्त है, कुरीतियों में लिप्त है, गलत 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 प्रथाओं का प्रचलन कर रहा है, उसको मानता जा रहा है, गलत मान्यताएं समाज में चल रही है। तो इस तरह से समाज जो सो रखा है, अब सोए हुए समाज को दोबारा जगाने का जो काम होता है वो पुनर्जागरण के द्वारा किया जाता है। पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, तो इन्होंने ही भारतीय समाज में जितनी भी कुप्रथाएं चल रही थी, सामाजिक बुराइयां थी, उनके अंत की शुरुआत की थी। अगर हम बात करते हैं तो इनका जो महत्वपूर्ण काम है वो था सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, और सती प्रथा के लिए एक नियम पारित किया था जो कि उसको अमान्य, अवैध घोषित करता था। तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और आधुनिक सिद्धांतों तथा हिंदू शास्त्रों का हवाला दिया था। और इन्होंने ये बताया था कि आधुनिकता के रूप को अगर हमें ग्रहण करना है, समाज को आधुनिक बनाना है, तो कहीं से भी ये जो प्रथा है वो आज के टाइम पे मान्य नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो अगर हम पुराने हिंदू शास्त्रों को देखते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें कहीं पे भी हमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर दूसरे आए थे कंदुकिरी वीरेशलिंगम। तो इन्होंने द सोर्स ऑफ नॉलेज में अपनी एक बुक लिखी थी, उनमें नए नए न्याय के तर्कों को बताया था, उन तर्कों को देखा जा सकता है। इन्होंने जूलियस हक्सले द्वारा जो लिखे ग्रंथ थे उनका भी अनुवाद किया था भारतीय भाषाओं में। उसके बाद आए थे गोविंद महादेव रानाडे, यानी कि एमजी रानाडे। आपको महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु पता होंगे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल गुरु थे यानी कि राजनीतिक गुरु थे वो थे एमजी रानाडे, यानी कि गोविंद महादेव रानाडे। ठीक है, तो इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में जो भारतीय शास्त्र थे, धर्म शास्त्र थे, उनकी सहायता लेते हुए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ की रचना की। यानी कि एक इनकी बुक है, इन्होंने लिखी थी द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो विधवा विवाह है उसका समर्थन भारतीय शास्त्रों में भी किया जाता है। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के नियमों को भी निर्धारित किया था, उसके नियम बताए थे इस बुक में। उन्होंने वेदों की व्याख्या की जो विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसी के अनुसार इसको मानते हैं कि ये समाज में वैध होनी चाहिए। अब
अगर हम बात करते हैं शिक्षा की एक नई प्रणाली में आधुनिक उदारवादी प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही थी। उदारवादी का क्या मतलब होता है? जो कि सभी के लिए समान थी, यानी कि इसमें ये ज्यादा कठोर नहीं थी। और आधुनिक जो विचार थे वो भी इसमें शुरू हो रहे थे। और जो पूरी की पूरी जो नई शिक्षा प्रणाली थी वो भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू करी जा रही थी। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट हुए थे। उनसे उत्पन्न जो साहित्य थे, यानी कि जो रचनाएं थी, उनको सामाजिक विज्ञान में, भाषा साहित्य में शामिल किया गया था। यानी कि यूरोप में जो काम हो रहा था उसको मॉडर्न माना जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो पूरा यूरो सेंटर था। यानी कि यूरोप को केंद्र में लेकर सभी काम पूरे विश्व में किए जा रहे थे। तो यूरोप में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी उनको भारतीय समाज में भी शामिल किया जा रहा था, भारतीय समाज का भी हिस्सा बनाया जा रहा था। इस प्रकार नए नए के ज्ञान में मानवतावादी, पंथनिरपेक्ष और उदारवादी जो प्रवृत्तियां थी वो शामिल हो रही थी। यानी कि मानवतावाद की बात करी जा रही थी, राज्य से धर्म को अलग किया जा रहा था, पंथनिरपेक्ष ये होता है, और समाज में जो भी गलत मान्यताएं थी, कठोर मान्यताएं थी, उनको कमजोर किया जा रहा था, और उदारवादी परंपराएं थी उनको स्टार्ट किया गया था। अब औपनिवेशिक भारत में कुछ आधुनिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई थी, तो ठीक है, जिससे समाज में कुछ बदलाव आते गए। अब ये जो बदलाव आए थे ये बताया था सतीश सवरवाल ने। इन्होंने ये बताया था कि समाज में जितने भी संगठन है, चाहे वो जाति हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उनका जो नेचर है वो बदलता जा रहा है। वो आधुनिक होने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जो विचार, नए विचार होते हैं उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका त्याग कर रहे हैं। समाज में हमें पता है इसी टाइम पर जब ये सब काम हो रहा था, संचार माध्यमों का विकास हो रहा था, और विचारों की प्रकृति थी उसमें भी बदलाव आ रहा था। जहाँ पे पहले जो लोग थे वो अंधविश्वासों के चलते सोचा करते थे, उनके विचार अंधविश्वासों से भरे पड़े होते थे, और वहीं पे अब लोगों की जो विचारों की जो प्रकृति थी उसमें बदलाव आ रहा था। लोग आधुनिकता के रूप में सोच सकते थे। तो इस तरह से ये जो विचार थे उनमें भी परिवर्तन आ रहा था, संचार माध्यमों की शुरुआत हो रही थी, और जो संगठन थे उनका जो नेचर था, उनका जो स्वरूप था, स्ट्रक्चर था, उसमें भी बदलाव आ रहा था। अब संचार आया, मतलब एक नई प्रौद्योगिकी आया, तो उसने जो संचार माध्यम थे, कम्युनिकेशन थी, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसको गति प्रदान की थी। यानी कि लोगों से जो कनेक्शन करने का जो माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है, उसमें उसको गति प्रदान की थी। यानी कि अब जो कम्युनिकेशन था वो बहुत स्पीड से हो सकता था। इसमें प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होने लगी थी, टेलीग्राफी, माइक्रोफोन, लोगों के आवागमन और पानी के जहाज, रेल के आने से ये संभव हुआ हो पाया है। यानी कि लोगों को संचार माध्यम में गति तो प्रदान होती दिख रही है, ये किसकी वजह से हो पा रहा है? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हो पा रहा है, टेलीग्राफ की वजह से हो रहा है, लोगों के पास माइक्रोफोन उपलब्ध होने लगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आने जाने लगे थे, पानी के जहाज बनने लगे थे, और इसी की वजह से लोग जो थे लंबी दूरी का जो सफर था उसको भी तय कर सकते थे। रेल के आने से वस्तुओं का इधर से उधर जाना संभव हो गया था, लोगों का भी इधर से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान हो गया था। तो रेल से वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता मिली है। यानी कि रेल से जितनी वस्तुएं थी उनको कम टाइम में जल्दी से जल्दी हम उसको पहुंचा सकते थे, रेल के माध्यम से किसी भी वस्तु को। अब अब इससे क्या हुआ? संचार माध्यमों में कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिले, तो इससे विचारों का भी आदान प्रदान होने लगा था। पंजाब और बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों के विचार विनियम मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगे। यानी कि अलग अलग पार्ट्स में हमें अलग अलग समाज सुधारक देखने को मिलते हैं। ठीक है, पंजाब में, बंगाल में, मद्रास में, महाराष्ट्र में, ऐसे ऐसे बड़े जो शहर थे वहां पर इन लोगों के आपस में कनेक्शन बनने शुरू हो गए थे, लोग एक दूसरे से इन लोगों से बातचीत करने लगे थे। बंगाल के केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया था। उसके बाद जो पंडिता रमाबाई थी उन्होंने देश तथा विदेश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया था, और इनको कहा जाता है इन्होंने पूरे देश का, ये वैसे तो महाराष्ट्र कर्नाटक की साइड से थी, और इन्होंने अपनी जो पहली यात्रा थी वो कोलकाता की साइड की थी, कोलकाता में इन्होंने भ्रमण किया था। तो जो ईसाई मिशनरीज थे वो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी घूमने के लिए चले गए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय आपको पता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाते हैं, जहाँ पर आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो रोड वगैरह का इतना वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। तो उस टाइम पे भी लोग जो थे ईसाई मिशनरीज थे वो वहाँ पर जाने लगे थे, सुदूर क्षेत्रों में। यानी कि बहुत दूर दूर के इलाके होते हैं उनमें भी लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया था। अब नए संगठनों की स्थापना होने लगी थी, जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज आ गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 या 28 के आसपास हुई थी, और 1815 के आसपास आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, और इन दोनों की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना इसी वजह से की थी
कि वहां पर हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, उनमें उनकी औपचारिकता के लिए, उनकी वस्तुनिष्ठता के लिए, यानी कि कितने वो आज के टाइम पर रिलेवेंस हैं, उस पर वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और समाज में कुछ कुरीतियां चलती आ रही थी जिसको कि ब्रह्म समाज के माध्यम से दूर करने की कोशिश की गई थी। पंजाब में आर्य समाज की स्थापना होने लगी थी। और 1914 में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई थी। और ये मुस्लिम महिलाओं की जो राष्ट्रीय स्तर संस्था थी वो थी। ठीक है, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भी बात करने की, राष्ट्रीय स्तर पर बात करने की बात थी, वो इस संस्था के द्वारा की जाती थी। अखबार, पत्रिका आदि के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद होता रहा था, क्योंकि उस टाइम पे अखबारों का चलन स्टार्ट हो गया था, अलग अलग तरह की जो पत्रिकाएं थी वो भी आने लग गई थी। जो समाज सुधारक थे उनको द्वारा लिखे गए जो विचार विचार थे, उनका अनेक भाषाओं में अनुवाद भी होने लगा था। यानी कि जैसे किसी ने बंगाल में कुछ लिखा है तो उसका अनुवाद पंजाब में होने लगा था, महाराष्ट्र में भी होने लगा था, नीचे मद्रास में भी होने लगा था। पंजाबी भाषा में कुछ किसी समाज सुधारक ने कुछ विचार लिखे तो उनको बंगाली भाषा में, उसको हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, मद्रासी में, इनमें समय अनुवाद होने लगा था। ठीक है, अब इसी के साथ में महिला शिक्षा की भी बात होने लगी थी। तो जो राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, ठीक है, तो ये कहा था कि जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन जो विरासत है उसको भी बचाए रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम अपनी जड़ों को खो देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर हमें आधुनिक भी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और हमें आधुनिकता के साथ साथ में हमारी जो विरासत होती है, हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृति, हमें उसको भी बचाकर रखना है। जो समाज सुधारक थे ज्योतिबा फूले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला था। जो सुधारक थे, सुधारकों ने एक मत होकर ये माना था कि समाज के उत्थान के लिए, यानी कि समाज के विकास के लिए, अगर हमें सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है तो उसमें हमें महिलाओं की जो शिक्षित महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। अगर हमें समाज को विकसित करना है, समाज का विकास करना है तो महिलाओं को हमें पढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम आधुनिकता के उदय से पहले की बात करते हैं तो जो भारत में स्त्रियां थी वो भी शिक्षित हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पे जो महिला शिक्षा थी उस पर कुछ विशेष अधिकार समूह थे, उनको ये अधिकार प्राप्त थे, यानी कुछ समूह तक ये शिक्षा सीमित थी महिलाओं के लिए। इस प्रकार महिलाओं की जो शिक्षा थी उसको न्यायोचित ठहराने के लिए विचारों को आधुनिक व पारंपरिक विचारधाराओं का समर्थन मिला था। ये कहा जा रहा था कि आधुनिकता के रूप में हमें महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा। और हमारी ये परंपरा रही है, हमारी पुरानी पारंपरिक अगर हम विचारधाराओं को देखते हैं तो वहां पर भी महिलाएं हमें पढ़ी लिखी देखने को मिलती हैं, शिक्षित महिलाएं भी मिलती हैं। जैसे अपाला की जो अपाला थी वो एक धार्मिक गुरु थी, उनकी बात करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मैत्री थी, ठीक है, तो इस टाइप की जो लेडीज थी वो भी पुरानी, अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को देखते हैं तो वहां पे हमें ऐसी स्त्रियां देखने को मिलती हैं। 19वीं सदी में हो रहे जो सुधार थे, सुधारों ने एक ऐसा दौर उत्पन्न किया जिसमें बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या शामिल है। यानी कि किस तरह से हमारी जो बौद्धिक हमारी बुद्धि है वो किस तरह से काम कर सकती है, बुद्धि का विकास किस तरह से हो सकता है, हम हमारी जो अंधविश्वास वाली जो परंपरा है उसको किस तरीके से छोड़ सकते हैं, समाज का विकास किस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऐसे सवाल जवाब उठने लगे थे और उनको बताने का काम किया जा रहा था समाज सुधारकों के द्वारा। ज्योतिबा फूले ने आर्यों के आगमन से पूर्व के काल को भारत के लिए अच्छा माना था, और बाल पूर्व मतलब जब आर्य भारत में आए थे उससे पहले का जो काल था वो ज्योतिबा फूले ने अच्छा माना था, और बाल गंगाधर तिलक ने अपोजिट माना था। उन्होंने कहा था कि आर्यों का जो युग था वो बहुत गरिमामयी था और भारत के लिए अच्छा था। और उन्होंने, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने आर्यों को आधुनिक भारत का निर्माता माना था। हमें पता है हमारे समाज में कुछ समस्याएं थी, ठीक है, जातिगत भेदभाव थे। अब इन समस्याओं का कारण क्या था, यानी कि इन जितनी भी हमारे समाज में समस्याएं थी उनकी जड़ क्या थी, ठीक है, तो इसको दो तीन कारण बताए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो सच्चा हिंदुत्व है उसके सच्चे विचारों का कमजोर होना, यानी कि लोग उनकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं, हिंदू के जो विचार हैं उनको नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हमारे समाज में उत्पन्न होती हैं। दूसरा ये कहा था कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो उसमें जाति और लैंगिक शोषण अंतर्निहित है, यानी कि अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें जातिगत भेदभाव करने पड़ेंगे, और महिलाओं का, पुरुषों का, उनके बीच में जो शोषण होता है वो शामिल करना पड़ेगा, वो अनिवार्य है, उसमें अंतर्निहित रहता है। तो ये दो समस्याओं का कारण बताया गया था, इसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती है हमारे समाज में। अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम समाज सुधारकों ने बहुविवाह का विरोध किया था, पर्दा प्रथा का विरोध किया था, ठीक है, तो इस पर बहस चलती रही थी।
जहांरा शाहनवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि इन्होंने बहुविवाह का विरोध किया था। अखबारों पत्रिकाओं आदि में इन प्रस्तावों को लेकर बहस छिड़ी रहती थी। ठीक है, इनके पक्ष में भी कई सारे बयान आते थे, कई अखबार इनका समर्थन करते थे, कुछ अखबार ऐसे थे जो इनका विरोध करते थे। तो इनके बीच में आपस में लेकर बहस छिड़ी रहती थी हमेशा। पंजाब से एक पत्रिका निकलती थी, तहसीब ए निस्वान। ठीक है, तो इसने जो बहुविवाह विरोधी प्रस्ताव था उसका समर्थन किया था, और अन्य पत्रिकाएं थी उन्होंने इसका विरोध किया था। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया था। लेकिन कुछ रूढ़िवादी हिंदू संगठन थे, उन्होंने ये दावा किया था, मतलब वो ये मानते थे, ठीक है, कि जो जितने भी समाज सुधारक आ रहे हैं, समाज सुधारकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है उनकी व्याख्या करें, यानी कि उसको अपने अनुरूप उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे समाज में पेश करें, और हमारे समाज की जो नीतियां हैं, परंपराएं हैं, धर्म के जितने भी नियम हैं उनका खंडन करें, उनका विरोध करें। तो ये कहा था जितने भी रूढ़िवादी हिंदू संगठन थे वो। रूढ़िवाद का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे संगठन जो पुरानी परंपराओं को मानते चले आ रहे हैं और नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण के बारे में। यानी कि संस्कृतिकरण क्या होता है, तो इसकी जो परिभाषा थी वो मैसूर नर सिंगाचर श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इनको MS श्रीनिवास भी कहा जाता है। तो इन्होंने संस्कृतिकरण जो शब्द है उसको दिया था। अब इसका क्या मतलब होता है, तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें निम्न जाति या जनजाति जो होती है वो उच्च जातियों की जो जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का पालन करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों के जितने भी परंपराएं होती हैं, उनके मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, विचारधारा होती है, उनका पालन करने लग जाती है। यानी कि जो निम्न जाति होती है उच्च जाति को कॉपी करने लग जाती है, तो इसी को बोलते हैं संस्कृतिकरण। यानी कि अपनी जो संस्कृति है उसका त्याग कर जो दूसरी संस्कृति है, नई संस्कृति है, उसको अपनाने लगते हैं। अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं एक बार उसको देखते हैं। तो भाषा पर इसका प्रभाव पड़ता है कि अगर निम्न जाति में भाषा बोली जाती है तो उसको आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वही अगर कोई अमीर जो आदमी है वो उस भाषा का इस्तेमाल करता है समाज में, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं, जो इंग्लिश है उसको एक अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, तो हर कोई इंग्लिश को सीखना चाहता है, उसको कॉपी करना चाहता है। ठीक है, तो ये एक संस्कृतिकरण का उदाहरण हो सकता है। साहित्य की बात करते हैं, साहित्य में भी हमें संस्कृतिकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगर विचारधारा है, अगर कोई उच्च जाति का कोई व्यक्ति है तो वो अच्छे विचारों को रखता है, ऐसा समाज में माना जाता है। तो जो लोग हैं होते हैं आधुनिकता के रूप में उन विचारों का पालन करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो म्यूजिक टेस्ट होता है वो भी चेंज होता रहता है इस संस्कृतिकरण की वजह से, क्योंकि अगर कोई किसी को अच्छे गाने पसंद होते हैं तो हम उसको कॉपी करने लग जाते हैं। ठीक है, जो डांस की जो क्लासेस होती हैं, जो नृत्य शैलियाँ होती है, उसमें भी हमें संस्कृतिकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। नाटक में भी ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जो लोगों के अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लोग जो होते हैं बड़े बड़े यज्ञों को करवाते हैं, तो जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो भी इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो हमारी पूरी पूरी जीवन पद्धति होती है वो इन्हीं सभी कारकों से मिलकर बनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी हमारी, अगर हमारे अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं, इन चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारी जो जीवन पद्धति है वो भी बदल जाएगी। हमारे रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का जो तरीका होता है, पढ़ने का तरीका, ये सारा का सारा चेंज हो जाता है संस्कृतिकरण की वजह से। अब संस्कृतिकरण की आलोचनाएं भी हुई थी, तो पहली जो आलोचना हुई थी वही मानी जाती थी कि जो व्यक्ति है समानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेता है, लेकिन समाज में असमानता और भेदभाव समाप्त नहीं रहते हैं। यानी कि ये कहा जाता है ना कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो उच्च जाति की जीवन पद्धति होती है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर हम बात करते हैं, कुछ निम्न जाति के ही ऐसे लोग हो पाते हैं जो उन चीजों को अपनाकर अपना विकास कर पाते हैं, यानी कि वो उच्च जाति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसी में ही कहा जाता है, पहली आलोचना इसकी यही थी कि इससे जो समाज में असमानता और भेदभाव होते हैं वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो असमानता पर आधारित इस सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। समाज में जो पहले स्थिति चली आ रही थी वैसी की वैसी रहती है। अगर दूसरी आलोचना की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि उच्च जाति की जो जीवन शैली है वो उच्च होती है, और निम्न जाति के लोगों की जो जीवन शैली होती है वो निम्न होती है। यानी कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो अच्छी ऊंची तरीके से रहना पसंद करते हैं, उनका जो रहन सहन होता है वो उच्च होता है। लेकिन अगर निम्न जाति के लोगों की बात करते हैं तो उनका जो स्तर होता है वो निम्न होता है, उनका जीवन स्तर निम्न होता है। तो ऐसे में ये मान लिया जाता है कि उच्च लोगों की जो जाति होती है, जीवन शैली होती है, तो उसका अनुकरण प्राकृतिक
या फिर इच्छा को प्राकृतिक मान लिया जाता है कि जो अच्छी चीज है हम उसको फॉलो करना नहीं छोड़ेंगे, हम उसको अपनाते रहेंगे, उसको कॉपी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये होगी दूसरी आलोचना। अब हम तीसरी आलोचना की बात करते हैं। तो जो संस्कृतिकरण है एक ऐसे प्रारूप यानी कि एक ऐसे रूप को सही ठहराता है जो असमानता पर आधारित रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो समाज है वो पवित्र और अपवित्र के जो इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर मानता है। समाज जो होता है पवित्रता के कॉन्सेप्ट को मानता है, अपवित्रता के कॉन्सेप्ट को मानता है, इसको महत्व देता है। और ये कहा जाता है कि कुछ जातियां पवित्र होती हैं और कुछ जातियां अपवित्र होती हैं। तो पवित्रता और अपवित्रता के जो जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाता है इस संस्कृतिकरण की वजह से। तो उच्च जातियों द्वारा निम्न जाति की जो प्रति भेदभाव होता है, शोषण होता है, तो उसको एक विशेषाधिकार दे दिया जाता है। यानी कि ये उच्च जाति के लोगों का एक विशेषाधिकार है कि वो निम्न जाति के प्रति भेदभाव करे। अब चौथे अगर हम उसकी बात करते हैं आलोचना की, तो ये कहा जाता है कि उच्च जाति की अनुष्ठानों, रीति रिवाजों, व्यवहार को संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से महिलाओं को इसमें असमानता का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा है। यानी कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर सकते हैं, वो ऐसे रीति रिवाजों को लेकर आते हैं जो अपनी ही वो कर सकते हैं, वो उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। दहेज जो एक प्रथा है, अगर उच्च जाति में दहेज दिया दिया जाता है, ठीक है, तो वो उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही एक निम्न जाति का गरीब आदमी है, अगर वो दहेज देने लगता है, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करती है। ठीक है, तो उसकी आर्थिक स्थिति वो कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो दहेज है, रीति रिवाज हैं, अलग अलग तरह के जो व्यवहार हैं, उससे महिलाओं को इसका समानता का सामना करना पड़ता है। इससे दहेज प्रथा और अन्य समूह के साथ जो जातिगत भेदभाव है वो भी बढ़ गए हैं। अगर हम पांचवी आलोचना की बात करते हैं, तो दलित संस्कृति एवं दलित समाज के कुछ मूलभूत पक्ष हैं, उनको भी पिछड़ापन मान लिया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम एक समाज के तहत उनको पिछड़ापन मान लेते हैं। जैसे अगर कोई भी निम्न जाति के लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी श्रम करते हैं, तो उसको भी नीचा मान लिया जाता है। यानी कि निचली जाति के लोगों के द्वारा किया गया कोई भी काम होता है उसको भी नीचा मान लिया जाता है। शिल्प तकनीकी की योग्यता, विभिन्न औषधियों की जानकारी, पर्यावरण का ज्ञान, कृषि या पशुपालन संबंधी जो जानकारी होती है उसको निम्न मान लिया जाता है। और ये रेयर चीजें होती हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन फिर भी समाज जो होता है कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न बनने के चक्कर में इन सारी चीजों को त्याग देता है, उसको भी निम्न मानने लगता है। तो हम बात करते हैं पश्चिमीकरण के बारे में। तो हमें पता है भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति पर 150 सालों तक अंग्रेज थे, उनका शासन रहा था। तो इसी के तहत जितने भी परिवर्तन आए हैं वो पश्चिमीकरण कहलाता है। यानी कि पश्चिमीकरण का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कुछ जो पश्चिमी सांस्कृतिक प्रतिमान है, कुछ संस्कृतियां, कुछ ऐसे तत्व हैं, उनको भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में शामिल कर लिया जाता है। और ये जो शामिल करने का काम होता है तो भारत के कुछ छोटे समूह के द्वारा किया जाता है जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए थे। यानी कि छोटे समूहों ने, यानी कि कुछ निम्न जाति के लोगों ने पहली बार उन चीजों को देखा था। ठीक है, तो उसको अपनी संस्कृति में, अपने जीवन पद्धति में उसको शामिल करने लगे, जो पश्चिमी संस्कृति के कुछ तत्व थे। तो ये कहलाता पश्चिमीकरण। अब इन्होंने पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों और जीवन शैली को स्वीकार किया था, उसका समर्थन किया और विस्तार भी किया था। यानी कि जिस तरह से पश्चिम थिंकर सोचते थे, चिंतन करते थे, किस किस तरीके से किन किन विषयों पर उन चीजों को अपनाना स्टार्ट कर दिया, उनकी तरह सोचने लगे। ठीक है, उनके कुछ तत्व होते हैं, उनके स्वरूप होते हैं, उनको भी अपनाने लगे, और किस तरह से वो जीवन शैली जीते हैं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन चीजों को भी स्वीकार करने लगे थे। तो ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हमें आज के टाइम पे भी देखने को मिलते हैं जो पूरी की तरह वेस्टर्न हो चुके हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों का प्रयोग बढ़ने लगा था। जैसे लोग जो थे, जो पश्चिम की जो पोशाक थी, ड्रेस थी, उसको पहनने लगे थे। अलग अलग तरह के जो खाद्य पदार्थ थे जो पश्चिम देशों में खाए जाते हैं उनको खाने लगे थे भारत में। और आम लोगों की जो आदतें थी वो भी बदलने लगी थी। यानी कि बोलचाल का तरीका होता है वो बदल गया था, रहने का तरीका बदल गया था, घरों में टेलीविजन का स्टार्ट हो गया था, यानी कि घरों में जो टीवी होती है वो देखना स्टार्ट कर दिया था, फ्रिज का यूज होने लगा था। सोफा सेट जो घरों में आज के टाइम हम देखते हैं तो वो भी उस टाइम स्टार्ट हो चुके थे। खाने की जो मेज होती है, यानी कि जो डाइनिंग टेबल होती है, वो भी हमारे घरों में उस टाइम पे आने लगी थी। और उठने बैठने वाला जो ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, उसके कमरे में कुर्सियां वगैरह रखने लगी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पश्चिमी सांस्कृतिक तत्व थे वो भारतीय संस्कृति में आने लगे थे। और ये सारी की सारी चीजें जो आज के टाइम पे हम देखते हैं ना, हमें आसपास नॉर्मल लगती हैं, और ये सारी की सारी चीजें पश्चिमी संस्कृति से ली गई हैं। अब
भारतीय जो कला है यानी कि आर्ट है, हमारा जो लिटरेचर है, साहित्य है, उस पर भी संस्कृति पर भी जो पश्चिमी संस्कृति थी उसका प्रभाव पड़ने लगा था। हमने बात करी थी कि किस टाइम पे जो भारतीय शिक्षा थी उसमें यूरोप में होने वाली जितनी भी घटनाएं थी, साहित्य थे, उनको शिक्षा में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने लगी थी। ठीक है, तो इस तरह से भी पश्चिमी संस्कृति थी वो भी अपना इफेक्ट डालने लगी थी, और वो उसका एक एग्जाम्पल था। इससे हमारी जो शैलियाँ थी, प्रविधि थी, कलात्मक विषय थे, उनको भी पश्चिमी संस्कृति और देशज परंपराओं ने निर्मित किया था। अब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण की, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के बारे में। तो मॉडर्नाइजेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो समाज होता है वो ओपन हो जाता है, यानी कि उसके जो विचार होते हैं, स्थानीय विचार होते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, और वो एक ओपन, या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉडर लेवल पर जाकर सोचने लगता है। तो सीमित, संकीर्ण और स्थानीय दृष्टिकोण होता है वो कमजोर पड़ जाते हैं, यानी कि लोग जो होते हैं एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचते हैं। जो सार्वभौमिक और विश्वजनीन दृष्टिकोण होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, यानी कि जो लोग सबसे ज्यादा मानते हैं वो यहाँ पर सही ठहरती है आधुनिकीकरण में। उपयोगिता और विज्ञान की सत्यता को महत्व दिया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि राज्य को, ना कि समाज को। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि आधुनिकीकरण का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, देश उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, समाज इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति होता है, एक मनुष्य होता है। अब ये सारे के सारे हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, तो एक कंक्लूजन निकाल के कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है वो आधुनिकीकरण कहलाती है। समाज में कितने भी जो नियम होते हैं उनमें परिवर्तन करने की क्षमता होती है, सामाजिक संरचनाएं होती है उनमें परिवर्तन करने की क्षमता होती है, वो आधुनिकीकरण कहलाती है। अब व्यवहार और विचार परिवार, जनजाति, जाति या समुदाय द्वारा ये जो चीजें होती हैं तय नहीं की जाती हैं, यानी कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं, किस तरीके से हमें बातचीत करनी है, अपना व्यवहार करना है, बिहेव करना है, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं परिवार, जनजाति, जाति, समुदाय द्वारा तय नहीं की जाती हैं। यहाँ पे हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। आपको अपना व्यवसाय चुनने में, उसको पसंद करने में पूरी की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होगी, यानी कि आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हो सकते हो, आप कौन सा काम करना चाहते हो। आपके ऊपर कोई भी व्यवस्था नहीं रहेगी कि आपको व्यवसाय वही करना पड़ेगा जो आपके माता ने किया है, या फिर आपके माता पिता ने उस चीज को सजेस्ट किया, तो आप उसके लिए विवश नहीं होगी कि आपको भी वही काम करना पड़ेगा। कार्य का जो चुनाव होता है वो आपकी इच्छा पर आधारित होता है, ना कि जन्म पर। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से पुरानी जाति व्यवस्था के अंदर ये सारी की सारी चीजें चलती थी कि जो हमारा जो काम का चुनाव होता है, कार्य का जो चुनाव होता है, हम कौन सा काम करना चाहते हैं, कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, वो हमारे समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होता था। अगर हम बात करते हैं, हमारी एक सक्रिय पंथ निरपेक्ष और राजनीतिक व्यवस्था रही है। ठीक है, एक हमारी वैज्ञानिक परंपरा भी रही है, जिसमें ये बोला जाता है कि हमारा जो भारतीय समाज था वो पहले, प्राचीन भारतीय जो समाज था वो वैज्ञानिक परंपराओं में सोचा करता था। लेकिन इसके साथ में हमें जाति और समुदाय में गतिशीलता देखने को मिली है, यानी कि जाति के जो नियम थे, समुदाय के जो कुछ मौलिक नियम थे, उनमें भी परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार को परंपरा और आधुनिकता का एक जटिल मिश्रण कहा जाता है, कि हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं आज के टाइम पे वो हमारी परंपरा और आधुनिकता पर निर्भर करता है। अब जितनी भी भारतीय परंपराएं थी उनकी पहचान दो गुणों से होती है, यानी कि ऐसे दो फीचर है जिसकी वजह से हम भारतीय परंपराओं को पहचान सकते हैं। पहला तो है बहुलता, और दूसरा है तर्क वितर्क की परंपरा। यानी कि बहुलता का अर्थ होता है जिसमें जितने लोग इस उस के फेवर में होते हैं, यानी कि उसके पक्ष में जितने लोग होते हैं उस परंपरा के, वो बहुलता पर आधारित होती है, उससे पहचान उसकी की जाती है कितना सही है वो। और तर्क वितर्क, यानी कि आपने सुना होगा धर्म, अलग अलग ऐसे सभाएं आयोजित की जाती थी जिन पर धार्मिक जो परंपराएं थी उन पर तर्क वितर्क होता था। ठीक है, तो जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनकी प्रासंगिकता पर, ठीक है, तो इन पर तर्क वितर्क की जो परंपरा थी उसकी वजह से भी जितनी भी हमें आसपास में जितना अपना व्यवहार देखने को मिलता है वो उस पर निर्भर करता था, उससे पहचान इसकी होती थी। अब भारतीय परंपराओं में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो भक्ति परंपरा आई थी, सूफी परंपरा परिवर्तन आए थे, ये आंदोलन चले थे, इन्होंने कुछ समाज में परिवर्तन लेकर आए थे। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय आए थे, इन्होंने अलग अलग तरह की संस्थाओं की स्थापना की थी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन होने की जो परंपरा है वो लगातार चली आ रही है। उन्हें पुनर्भाषित करने की जो चेष्टा है वो कभी रुकी नहीं, यानी कि हमेशा अलग अलग काल में व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार उस चीज को परिभाषित किया है। सभी लोगों ने वेदों की जो परिभाषा थी वो अपने अनुसार बताई है।
जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात कर सकते हैं तो 19वीं सदी के जो समाज सुधारक थे, आंदोलक थे, उन हम उनको एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि समाज सुधारक आए थे, आंदोलनकर्ता आए थे, उन्होंने कुछ आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। अलग अलग समाज सुधारकों ने अलग अलग चीजों को अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की थी, और ये चीजें आज भी हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि आज भी ये सारी की सारी चीजें जीवंत हैं। समाज में अगर हम जातिगत भेदभाव की बात करते हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। पर्यावरण जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, परिवर्तन है समाज में, वो चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षीकरण की। पंथ निरपेक्षीकरण का अगर हम मतलब देखते हैं तो इसका मतलब होता है जो राज्य होता है, यानी कि जो सरकार होती है, उससे धर्म को बिल्कुल अलग कर देना। यानी कि जो धर्म का प्रभाव होता है, यानी कि जो धर्म का दायरा होता है उसमें कमी आने लगती है, उसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित रह जाता है। तो आधुनिक जो समाज होता है ज्यादा से ज्यादा पंथ निरपेक्ष होता है, यानी कि जो लोग होते हैं धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उनको छोड़ने का काम करने लगते हैं और वो आधुनिक बनने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात कर सकते हैं तो जो आधुनिक समाज में जो धार्मिक संस्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, चर्च होती है, तो उनसे लोगों की जो बढ़ती दूरी है वो उसका एक उदाहरण हो सकती है कि हमारा जो समाज होता है वो पंथ निरपेक्ष बनता जाता है। अब हम बात करते हैं जाति का पंथ निरपेक्षीकरण, यानी कि जाति को हम किस तरीके से राज्य से अलग कर सकते हैं, अपने समाज से अलग कर सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है उस पर वाद विवाद होता रहा है, और पारंपरिक भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था थी वो अधिक क्रियाशील थी, यानी कि पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो भारतीय समाज था वो जाति व्यवस्था पर आधारित था। जाति व्यवस्था के आधार पर ही वहां पर नियमों को निर्धारित किया जाता। समाज में उच्च जाति में कौन रहेगा, निम्न जाति में कौन रहेगा, तो ये भी जाति व्यवस्था के आधार पर तय किया जाता था। कौन सी जाति के लोग किस व्यवसाय को करेंगे, कौन सा काम करेंगे, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं थी। इन पर पूरा का पूरा हमारा भारतीय समाज आधारित था। पवित्र और अपवित्र से संबंधित विश्वास थे इस व्यवस्था की क्रियाशीलता का केंद्र थी। यानी कि जो जाति व्यवस्था थी उसका जो मेन केंद्र बिंदु था वो ये था कि कौन सी जाति पवित्र है, कौन सी जाति अपवित्र है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ विश्वास थे, इनकी वजह से पूरी की पूरी जो जाति व्यवस्था थी वो चलती थी। अब हम जाति की अगर आज के टाइम पे बात करते हैं तो ये एक ऐसा राजनीतिक दबाव समूह है जो अलग अलग जो सरकारें होती है उस पर दबाव बनाने का काम करता है। ठीक है, तो भारत में जो जाति संगठन और जातिगत राजनीतिक दलों का भी विकास शुरू हुआ है, यानी कि उनका उद्भव होना शुरू हुआ है। ये जो जातिगत संस्थाएं हैं, संगठन है, अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने का काम करती है। तो बदली हुई भूमिका को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा जाता है, यानी कि किस तरीके से जाति पहली व्यवस्था थी वो किस तरीके से काम कर रही है, जाति की जो भूमिका थी वो बदलती आ रही थी, वो एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में काम करने लगे। राजनीतिक दलों का निर्माण शुरू हो गया था, अपनी संगठनों की अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो परिवर्तन पूरे के पूरे आ रहे हैं तो इसको बोला जाता है जाति का पंथ निरपेक्षीकरण।